हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही हम इसको पढ़ते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ से शुरू होती है? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है औरंगज़ेब की डेथ के बाद। औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707। इसके बाद लेटर मुगल्स आते हैं जो वीक होते हैं। वीक मुगल्स आते हैं 1907 से लेकर 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है। इसके बाद वीक रूलर आते हैं जिनको लेटर मुगल्स बोला जाता है। 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह वन आता है। ये लाता है राजपूत पॉलिसीज़, मराठा पॉलिसी एंड सिख पॉलिसी। इसके बीच जो है हम पढ़ते हैं। इस टाइम पीरियड में 1712 से लेकर 13 तक कौन है? जहांदार शाह आता है। इसके पावरफुल नोबल होता है इसका, जिसका नाम है जुल्फ़िकार खान। 1713-19 के बीच फारूक सियार आता है। ये कौन है? नेफ्यू ऑफ जहांदार शाह। इसके टाइम में सैयद ब्रदर्स होते हैं, अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, ये किंग मेकर होते हैं। इन दोनों के बीच पावर स्ट्रगल चलती है। फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स के बीच पावर स्ट्रगल चल रही होती है, जिसमें सैयद ब्रदर्स जो हैं फारूक सियार को मार देते हैं। इसके बाद सैयद ब्रदर्स जो हैं वो किंग बनाना शुरू कर देते हैं। इनको किंग मेकर बोला जाता है। इसके बाद 1719 से लेकर 48 तक मोहम्मद शाह जो है ये एम्परर बनता है। इसको कौन बनाता है? सैयद ब्रदर्स बनाते हैं। यहाँ से क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ मुगल एम्पायर। फिर इसके बाद रीजनल स्टेट्स जो हैं ये राइज होती हैं। रीजनल स्टेट्स कैसे राइज होती हैं? अब मुगल्स जो हैं वो गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। गवर्नर्स को क्यों अपॉइंट करते थे? वास्ट एम्पायर को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज वास्ट एम्पायर गवर्नर को अपॉइंट करते थे। गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था मैनेज करने के लिए, वास्ट एम्पायर को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ये काम गवर्नर का होता था, ये अपॉइंट किया जाता था गवर्नर्स को। और यही गवर्नर्स जो हैं वो बाद में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब वीक मुगल एम्पायर आते हैं लेटर मुगल्स के टाइम में। इसके बाद रीजनल स्टेट्स जो है वो राइज हो जाती हैं, यूरोपियन पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जो रीजनल स्टेट्स हैं जैसे बंगाल हो गया, बंगाल में बैटल ऑफ प्लेसी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ प्लेसी प्लासी एक जगह का नाम है, यहाँ पर बैटल होती है। इस बैटल का नाम रखा जाता है बैटल ऑफ प्लेसी। 1757 में होती है। बक्सर एक टाउन है। बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे होती है 1746 में। अवध इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। हैदराबाद इंडिपेंडेंट बन जाता है। यहाँ पर कर्नाटक वार होती है जिसको एंग्लो फ्रेंच और रिवलरी भी बोलते हैं। एंग्लो का मतलब इंग्लिश, फ्रेंच का मतलब फ्रांस। ये दोनों लड़ते हैं यहाँ पर। ये कैसे लड़ते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। यूरोपियन पावर आती है और लास्ट पे सिर्फ अंग्रेज़ ही बचते हैं। इसके बाद मैसूर में एंग्लो मैसूर वार होता है। मैसूर जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है। हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है। अवध इंडिपेंडेंट स्टेट होती है। बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट होती है। ये जो है ये राइज करना शुरू हो जाते हैं और इनमें के बीच जो है ये बैटल्स होती हैं। ये जो यूरोपियन पावर हैं ये कैसे आती है? यूरोपियन पावर जो हैं सबसे पहले पोर्चुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। अब लास्ट पे जो है वो सिर्फ अकेले इंग्लिश बचते हैं जो हुकूमत करते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। ऐसे कैसे होता है? सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिज आए, फिर फ्रेंच आते हैं। पोर्चुगीज़ और इंग्लिश के बीच लड़ाई जो है वो चलती रहती है। पोर्चुगीज़ और इंग्लिश के बीच जो है वो लड़ाई चलती है, लेकिन बाद में क्या होता है? इन दोनों के बीच मैरिज अलायंस हो जाता है। कैसे? इंग्लिश का किंग चार्ल्स सेकंड और पोर्चुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन, इन दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर मैरिज अलायंस बन जाता है पोर्चुगीज़ और इंग्लिश के बीच। यहाँ पर पोर्चुगीज़ लड़ाई नहीं करते हैं, इंग्लिश अकेले बच जाते हैं। और जो डच हैं ये इंडिया में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया में चले जाते हैं ये। और जो डेनिस होते हैं ये ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मिशनरीज में। डच भी गए, डेनिस भी गए, पोर्चुगीज़ भी लड़ाई नहीं करते। अब कौन बचा? इंग्लिश और फ्रेंच बचिए। इन दोनों के बीच कंपटीशन चलता है और
होती है फिर क्या, एंग्लो फ्रेंच वार। एंग्लो का मतलब इंग्लिश, फ्रेंच का मतलब फ्रेंच, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। ये यूरोप में भी लड़ेंगे और ये इंडिया में भी लड़ेंगे। 3 एंग्लो फ्रेंच वार होती हैं इंडिया में, और लेकिन लास्ट में जो है वो इंग्लिश बचते हैं। यहाँ पर एंग्लो फ्रेंच वार की शुरुआत होती है, आउटब्रेक ऑफ बिगन एंग्लो फ्रेंच वार बिगन विद आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ये ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन यूरोप में चल रहा होता है। टाइम पीरियड क्या है, 1740-48 में के बीच ये ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन होता है। 1740 में ये यूरोप में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन की शुरुआत होती है, और यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट कर्नाटिक वार होती है कब, 1744 में। 1740 में यूरोप में लड़ाई करते हैं, 1744 में इंडिया में लड़ना शुरू कर देते हैं। कौन, इंग्लिश और फ्रांस। यूरोप में तो लड़ रहे होते हैं, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन होता है इंग्लिश के बीच और फ्रांस के बीच, लेकिन फर्स्ट कर्नाटिक वार होती है 1744 के 44 में। यहाँ पर भी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है इंडिया में। 1748 में यहाँ पर लड़ाई खत्म होती है, और 1748 में कर्नाटक वार भी खत्म होती है। इंडिया के बीच भी लड़ाई खत्म होती है, यूरोप में खत्म होती है, इंडिया में भी खत्म हो जाती है। जो फर्स्ट कर्नाटक वार होता है, यहाँ पर ब्रिटिश क्या करते हैं, फ्रेंच की सेटलमेंट जो है, जहाँ पर फ्रेंच रह रहे होते हैं, कहाँ पर रह रहे होते हैं, पौंडीचेरी में, इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते। दूसरी तरफ फ्रांस का गवर्नर जनरल डुप्लेक्स होता है, ये कैप्चर कर लेता है इंग्लिश सेटलमेंट मद्रास, तमिलनाडु में, मद्रास को ये कैप्चर कर लेता है, लेकिन ब्रिटिश जो हैं ये कैप्चर नहीं कर पाते हैं फ्रेंच सेटलमेंट पौंडीचेरी को। लेकिन फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स जो है ये कैप्चर कर लेता है किसको, मद्रास इंग्लिश सेटलमेंट को। तो यहाँ पर ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन कैसे खत्म होती है, ट्रीटी करके। ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपली 1748। 1748 में ट्रीटी होती है, यहाँ पर वार खत्म होती है, और इसी टाइम कर्नाटक वार भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो फ्रेंच ने जो मद्रास लिया होता है, यहाँ पर मद्रास सेटलमेंट इंडिया में फ्रेंच जो हैं वो इंग्लिश को, ब्रिटिशर को मद्रास वापस कर देते हैं, और यूरोप में ब्रिटिश ने जो नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी ली होती है फ्रांस की, वहाँ पर यूरोप में ब्रिटिश जो है फ्रांस को ये वापस कर देते हैं नॉर्थ अमेरिका टेरिटरी। इस तरह से वार को ख़त्म कर दिया जाता है, वार एंड हो जाती है। इसी के बीच एक बैटल चल रही होती है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस 1746 में। 1746 में 40 में ईस्टर्न वार ऑफ सक्सेशन होती है, 44 में फर्स्ट कर्नाटिक वार शुरू हो जाती है, 46 में बैटल ऑफ सेंट थॉम होता है। ये किस किस के बीच होता है, फ्रेंच का गवर्नर डुप्लेक्स और नवाब कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन के बीच। यहाँ पर फ्रेंच का डुप्लेक्स जो है जीत जाता है और नवाब हार जाता है। इसके बाद सेकंड कर्नाटक वार होती है। यहाँ पर सेकंड कर्नाटक वार किसी का एक्सटेंशन नहीं है, ये इंडिया में ही होती है। इंडिया में क्यों होती है, इंटरफेयरिंग इन लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट टू डिफीट इंग्लिश। जो फ्रेंच होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं, जो लोकल किंग हैं, यहाँ के जो लोकल किंग थे उनके यहाँ पर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं ताकि इंग्लिश को हराया जाए। और इसी के बीच बैटल ऑफ एम्बर होती है 1749 में। 1749 में चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों की अलायंस बनती है, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों की अलायंस बनती है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंच जो है दोबारा से जीत जाते हैं, अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और ब्रिटिश हार जाते हैं। फिर जो थर्ड कर्नाटिक वार है, ये एक्सटेंशन है किसका, 7 ईयर्स वार का। ये 7 ईयर वार जो है ये यूरोप में चल रही है होती है। कब, टाइम पीरियड क्या है, 1756 में शुरू होती है, 63 में ख़त्म होती है। ये वार एंड होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस करके 1763 में। थर्ड कर्नाटिक वार किसका एक्सटेंशन है, 7 ईयर वार का। बैटल ऑफ वेंडिवाश होती है 1760 में। इसी के बीच 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवाश हुई। इसके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आयरी कूट होता है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कॉन्ट दी लेली। अब डुप्लेक्स को वापस भेज दिया जाता है, यहाँ पर इंडिया में कॉन्ट दी लेली को लाया जाता है, लेकिन आयरी कूट जो है वो कॉन्ट दी लेली को, फ्रेंच को हरा दिया जाता है। अब थर्ड कर्नाटिक वार में फ्रेंच हार जाते हैं। पहली 2 कर्नाटिक वार जो है वो फ्रेंच के लिए, फ्रेंच जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं। 2 कर्नाटिक वार जीतते हैं कौन, फ्रेंच, लेकिन थर्ड कर्नाटिक वार में हार जाते हैं, और सिर्फ अकेला बचता है कौन, अंग्रेज, ब्रिटिशर। यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी, अब यहाँ पर ये ब्रिटिशर जीतते कैसे हैं, फ्रेंच को हराते कैसे हैं। 1857 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई होती है। बैटल ऑफ वेंडिवाश कब होती है,
थर्ड कर्नाटिक वार कब शुरू होती है? 1756 में। और बैटल ऑफ वेंडिवाश कब होती है? 1760 में। लेकिन 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी तो हुई होती है। बैटल ऑफ प्लेसी अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज जो हैं बंगाल के ऊपर दीवानी राइट्स लेते हैं, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो अंग्रेज करते हैं बंगाल में। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है बंगाल का वो जाता है किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इस रेवेन्यू को ये इस्तेमाल करते हैं इस बैटल ऑफ वेंडिवाश में, जिसकी वजह से फ्रेंच की हार होती है और ब्रिटिशर यहाँ पर जीत जाते हैं और फिर अकेले ब्रिटिशर बचते हैं, इंडिया में हुकूमत करते हैं। और फिर बैटल ऑफ प्लेसी होगी, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। फिर कर्नाटक वार्स, फर्स्ट कर्नाटक वार होती है 1744-48 के बीच, इसी के बीच सेंट थॉम बैटल होती है 1746 में। सेकंड कर्नाटक वार 1749-54 के बीच बैटल ऑफ एम्बर होती है 1749 में। थर्ड कर्नाटक वार 1756-1763 के बीच बैटल ऑफ वेंडिवाश होती है 1760 में। यहाँ पर फ्रेंच हार जाते हैं, ब्रिटिशर की जीत होती है, अकेले ब्रिटिशर बचते हैं। अब लड़ाई होती है मैसूर में, एंग्लो मैसूर वार्स, इंग्लिश और मैसूर के बीच। गवर्नर जनरल कौन होता है और ट्रीटी करके वार को एंड किया जाता है? कौन सी ट्रीटी होती है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1766-69 के बीच होती है, गवर्नर जनरल वर्लिस्ट होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास करके वार को एंड किया जाता है। सेकंड मैसूर वार 1780-84 के बीच होती है, वन हेस्टिंग गवर्नर जनरल होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। थर्ड वार जो है 1792 के बीच, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी होती है। फोर्थ 1799 में वार होती है, यहाँ पर गवर्नर जनरल वेल्सले होता है और यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस करके मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में कर लिया जाता है, अंग्रेज़ अपने कंट्रोल में कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस करके। सब्सिडरी अलायंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। मैसूर भी चला गया अंग्रेज़ों के पास, बंगाल भी अंग्रेज़ों के पास, मैसूर। और अब आ जाते हैं मराठा, एंग्लो मराठा वार चलती है इंग्लिश और मराठा के बीच। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775-1782 के बीच, वारन हेस्टिंग ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है। सेकंड 1835 वेल्सले गवर्नर जनरल ट्रीटी ऑफ राजघाट। थर्ड 1818-1819 के बीच जो वारन हेस्टिंग है वो गवर्नर जनरल होता है। ये हैं कुछ रीजनल स्टेट्स, ये रीजनल स्टेट्स हैं, इनके बीच जब अंग्रेज़ जो हैं रीजनल स्टेट्स के साथ भी लड़ाई होती है अंग्रेज़ों की। और रीजनल स्टेट्स का राइज कैसे होता है ये देख लिया, वो यूरोपियन पावर कैसे आती है ये देख लिया, अंग्रेज़ सिर्फ कैसे बचते हैं लास्ट पे ये भी देख लिया, पोर्चुगीज़ भी चले गए, डच भी चले गए, डेनिस भी चले गए, फ्रेंच को भी हरा दिया, सिर्फ अकेले बचे कौन? ब्रिटिशर। अब ये लड़ाई कर रहे हैं किसके साथ? इंडियन स्टेट्स के किंग जो हैं उनके साथ लड़ रहे हैं। अब इसी के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी, इसी के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी। क्यों होगी? इस वजह से होगी, ये हम देखते हैं। अब बैटल ऑफ प्लेसी कब हो का डेट क्या है? 23 जून 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होता है और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ फ्रेंच होते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है यहाँ पर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, और यहाँ पर अलायंस बनाई जाती है। शाह आलम सेकंड मुगल एम्पायर होता है, शुजाउद्दौला अवध का और मीर कासिम बंगाल का, इनकी अलायंस बनती है, लेकिन अलायंस हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाते हैं बैटल ऑफ बक्सर में, और ट्रीटी होती है इलाहाबाद। फिर हम पढ़ते हैं फ्रीडम मूवमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1857 से लेकर 1947 तक, ये हमारा टॉपिक है। हमने 3 फेसेस में डिवाइड किया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होती किसके खिलाफ है? अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। तो कब शुरू होती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? 1857 में, 18 और 1947 तक, ये हमारा टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। 1857-58 के बीच इसको अर्ली रेजिस्टेंस या रिवोल्ट बोला जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के थ्रू क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको एंड कर दिया जाता है इंडिया के ऊपर से, और डायरेक्ट रूल चलता है किसका? ब्रिटिश क्राउन का। क्राउन क्या है? किंग या क्वीन का रूल, उसको बोलते हैं क्राउन। तो ब्रिटेन में क्राउन रूल चल रहा था, तो डायरेक्ट रूल क्राउन कहा जाता है इंडिया के ऊपर 1857 रिवोल्ट के बाद।
फर्स्ट फेज जिसको बोलते हैं मॉडरेट फेज, अर्ली नेशनलिज्म 1885 से लेकर 1905 तक फर्स्ट फेज चलता है। इस फेज में ये जो टाइम पीरियड है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है 1885 में, और इसमें ये क्या करते हैं, तीन मेथड पर, 3 P's की मेथड जो है इस पर काम करते हैं, प्रेयर करते हैं, पेटिशन देते हैं और प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। फिर इसके लीडर कौन कौन से हैं, दादा भाई नौरोजी, कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। गोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स करना। ये फेज़ 1 में हम पढ़ेंगे। फिर फेज़ सेकंड एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ आ जाएगा, असर्टिव नेशनलिज्म 1905 से लेकर 1919 तक, 1905 से लेकर 1919 तक चलेगा एक्सट्रीमिस्ट फेज़। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, यहाँ पर किस फोकस किया जाएगा, सेल्फ रिलायंस, स्वदेश, बाइकआउट, एक्टिव अपोजिशन अंग्रेज़ों के खिलाफ, पैटिशन ऑफ बंगाल होगा 1905 में, अंग्रेज़ करेंगे इसके अगेंस्ट, स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाएगी, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंस्टीट्यूशन, नेशनल एजुकेशन होगा। लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और यहाँ पर सूरत स्प्लिट होगा 1907 में, 1916 में होम रूल मूवमेंट चलेगा, 1919 में जलियांवाला बाग मास्कर होगा। ये हम सेकेंड फेज में पढ़ेंगे। थर्ड फेज पर आ जाता है गांधी नीरा मास मूवमेंट का 1919 से लेकर 1947 तक। स्वराज, सेल्फ रूल, सब का मतलब सेल्फ, राज का मतलब रूल, सेल्फ रूल यहाँ पर डिमांड की जाएगी, सेल्फ रूल की डिमांड की जाएगी। नॉन वायलेंट मास मूवमेंट चलेगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को चलाया जाएगा 1920-22 के बीच। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34 के बीच होगी, दांडी मार्च होगा, साल्ट सत्याग्रह, इस गांधी इरविन पैक्ट होगा, जलियांवाला मासाकर 1919, फिर साइमन कमीशन 1927 में लाया जाएगा, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी चलाएंगे और उनका स्लोगन होगा डू और डाई। फिर 1929 में क्या होगा, लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाएगी यहाँ पर 1929 में, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर कैबिनेट मिशन प्लान लाया जाएगा 1946 में, फिर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन होगा 1947 में। ये हमारा सिलेबस है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।